नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम बात कर रहे थे आज सुबह डे 4 के अपने आंसर राइटिंग सीरीज़ में, हमने जीएस का पेपर 6 लिया है, यूपीपीसीएस का मेंस का। तो सिलेबस के कौन से पार्ट से मैंने क्वेश्चन दिए थे वो ऊपर देखिए लिखा हुआ है, साइंस एंड टेक एंड इश्यूज एंड एडवांसमेंट एंड एफर्ट्स इन यूपी। अब देखिए सिलेबस से ना आंसर कैसे कनेक्ट करता है, बिल्कुल उसी से चीज़ें पूछी गई हैं और बार बार घुमा फिरा के ना यही चीज़ें पूछी जाएंगी। कभी बायोटेक के बारे में पूछ लेगा, कभी किसी और चीज़ के बारे में पूछ लेगा, लेकिन थीम्स यही रहने वाली होती हैं, साइंस एंड टेक इश्यूज एडवांसमेंट एंड एफर्ट्स इन यूपी। मतलब आपको इश्यूज भी पता हों, एडवांसमेंट भी पता हों कि क्या क्या हम कर रहे हैं और एफर्ट्स क्या क्या डाले हैं गवर्नमेंट ने यूपी की, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपका ये था, व्हाट आर द मेजर साइंटिफिक चैलेंजेस फॉर उत्तर प्रदेश इन द बिकमिंग आ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ओके, तो इन्होंने क्या लिखा है, व्हेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑनरेबल नरेंद्र मोदी इनविजन्ड मेकिंग इंडिया अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश अलाइंड इटसेल्फ विद द गोल बाय। मतलब इन्होंने ये बताया है कि जैसे इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रखे हुए हैं, तो वो तभी पॉसिबल है जब यूपी जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए बाय 2029। ओके, ये बिल्कुल बताया कि देश का प्रोग्रेस तभी हो सकता है जब यूपी गवर्नमेंट का प्रोग्रेस हो। ठीक है। अब व्हेन विद इट्स वास्ट पॉपुलेशन, रिच एग्रीकल्चर बेस एंड इमर्जिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर, साइंटिफिक इनोवेशन फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ दिस विजन। ओके, अब इन्होंने बताया मेजर साइंटिफिक चैलेंजेस क्या हैं। अब यहाँ पर ये लिखना चाहिए था इन्हें, मेजर साइंटिफिक चैलेंजेस इन बिकमिंग द $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये मोर और लेस आप लोग नोट्स की तरह आंसर राइटिंग मत करो। नोट्स बनाने हैं तो वो अलग चीज़ होती है, और आंसर राइटिंग में ना थोड़ा सा वर्ड बढ़ाया करो, एक सेंटेंस पूरा फॉर्म किया करो। तो इट कुड नॉट बी, ये आप तब करना जब आप वहाँ पर जल्दबाजी में लिखोगे। जितना डेटा आप देख कर लिखते हो, आपको क्या लगता है उसका आधा भी अगर आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे ना एग्जाम में, तो वो आपको सेंटेंस फॉर्मिंग करनी ही पड़ेगी। तो अगर अभी से आप कंजूसी करते रहोगे, इसमें से फिर आधे का आधा आपने लिखा है, आधा और आप कम से कम प्रोड्यूस कर पाओगे, है ना। तो पूरा सेंटेंस फॉर्म किया करो। मेजर साइंटिफिक चैलेंजेस, फिर ऐसी आदत बन जाएगी आपकी, तो आप वहाँ पे भी ऐसे ही लिख के आओगे, मेजर साइंटिफिक चैलेंजेस, है ना। तो ये तब करो जब टाइम नहीं बचा है और बहुत हमें क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, हमारे पास टाइम की कमी है। इतना भी टाइम की कमी नहीं होती है कि आप चीज़ें ना कर पाओ। हाँ, बहुत स्पीड में लिखना होता है, लेकिन ये तब करना जब बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगता है कि आप बहुत कम टाइम में लिख पाते हो। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेते हो एक आंसर को लिखने में, तब आपने फटाफट लिखना होता है कीवर्ड्स में कि भैया कुछ से तो कुछ मार्क्स मिले। तो आपसे ज़्यादा मार्क्स वो बच्चा ले जाएगा जो इसको थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्म में करेगा। मेजर साइंटिफिक चैलेंजेस फॉर यूपी टू बिकमिंग $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, आपको वहाँ से रिलेट करना ही है। अब क्या है, लो R&D इन्वेस्टमेंट एंड वीक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, सही है। इनएडिक्वेट टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। लो एग्रीकल्चर साइंस इंटीग्रेशन, सही है। फ्रेगमेंटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम, सही है। एनवायरमेंटल एंड एनर्जी चैलेंजेस साइंटिफिकली, ओके। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड साइंटिफिक मैन पावर, ठीक है। लो, अब इन्होंने एक एक चैलेंज जो लिया है उसको स्पेसिफिकली दिखा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उत्तर प्रदेश इन्वेस्ट लेस देन 0.4% ऑफ इट्स GSDP इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिलो इट्स नेशनल एवरेज। ओके, अच्छा है कि इन्वेस्टमेंट भी कम करते हैं हम, अनलाइक कर्नाटका IISc। ठीक है, ये बता रही हैं दूसरे स्टेट से कंपैरिजन करके। इन एडुकेट टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी इन्होंने लिख दी, सारी चीज़ें ठीक हैं। लेदर क्लस्टर के बारे में भी एग्जाम्पल दे दिए। ए फ्रेगमेंटेड इनोवेशन इकोसिस्टम, ODOP स्कीम लैक साइंटिफिक सपोर्ट इन डिज़ाइन प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन एंड टेस्टिंग। ओके, ये बता दिए। लेकिन अब कमी क्या करती जानते हैं, सबसे बड़ी कमी क्या करती, इन्होंने सोल्यूशन नहीं दिए। उन्होंने पूछे साइंटिफिक चैलेंजेस हैं बिल्कुल, लेकिन आपको सोल्यूशन देने होते हैं। ठीक है, ये अधूरा आंसर है। 8 मार्कर में भी आपको, भले ही आप इनको इलेबोरेट ना करती, एक एक लाइन ही में इलेबोरेट करती, लेकिन हर चीज़ का सोल्यूशन आपको देना चाहिए था। और समाधान या फिर इकट्ठे, अगर आपको लगता है कि आप हर चीज़ का नहीं दे सकते, तो आप एक चैलेंजेस के बाद एक क्योंकि 8 मार्कर था, तो इसमें सोल्यूशन आपको, सोल्यूशन के बिना तो आंसर आपका इनकम्प्लीट ही है। 8 मार्कर हो चाहे 12 मार्कर, आपको यहाँ पे सोल्यूशन लिखने ही थे। ठीक है, चलिए हिंदी मीडियम का आंसर देखते हैं। नीति आयोग के अनुसार महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश की इंट्रो, वेरी गुड, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देखिए इंट्रो ना 3-4 टाइप के होते हैं। मैं यहाँ पर बेसिकली ठीक चलिए मैं अलग ही वीडियो बता देती हूँ, कि वीडियो में बना दूंगी कि इंट्रो किस प्रकार से लिखना होता है, या यहीं बता देती हूँ, रुकिए। देखिए इंट्रो में ना 4 तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। या तो आप इंट्रो करंट से किसी टॉपिक को रिलेट करके दो, या फिलोसफिकल कोई इंट्रो दे दो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल से जोड़ के इंट्रो दे दो, SDG से जोड़ के इंट्रो दे दो, डेटा ड्रिवन इंट्रो दे दो, कोई डेटा आपको फैक्ट्स याद है। ठीक है, तो 4-5 तरीके के जो इंट्रो हैं, यही सोल्यूशन में आपने इस्तेमाल करनी होती है चीज़ें, यही इंट्रो। तो जैसे कि इन्होंने कोई करंट की, जैसे अभी ये पूछा गया है,
$1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो इसके बारे में ना बहुत चर्चा में था। तो करंट के बाद आप इन्होंने नीति आयोग के अनुसार बता दिया कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो 2029 ये करंट की बात है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इतना ज़्यादा हुआ था। ये तो करंट की न्यूज़ है। अब करंट कितना पुराना है इसमें इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चीज़ें याद हो आप ऐसे ही करंट कुछ चीज़ों के करंट डेटा फिलोसफिकल आर्टिकल से रिलेटेड ये चीज़ें थोड़ी सी तैयार करके रखो, ताकि इंट्रो आपको तुरंत याद आ जाए। ओके चलो, इंट्रो ठीक है। मुख्य वैज्ञानिक चुनौती, अब इन्होंने भी देखो मुख्य वैज्ञानिक चुनौतियाँ लिख दी। ये नहीं लिखा कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में क्या मुख्य वैज्ञानिक चुनौतियाँ। थोड़ा सा बड़ा करो आंसर, पॉइंट्स पूरा करो, उसको कंप्लीट करो। अनुसंधान एवं विकास में निवेश की कमी, वेरी गुड। अपर्याप्त तकनीकी बुनियादी ढांचा, अच्छा इन्होंने अनुसंधान में क्या लिखा, उत्तर प्रदेश अपने सकल घरेलू राज्य का 0.4%, वो इंग्लिश मीडियम वाला, वो दोनों ठीक है। ये अच्छा बनाया है इन्होंने, दिस इज गुड कि इन्होंने दिखा दिया यूपी और इंडिया में ये अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें। अब मान लो पॉइंट पे नहीं ध्यान गया उसका, लेकिन इसको नहीं छोड़ पाएगा एग्जामिनर। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, अप्रोच है, बार ग्राफ वगैरह बना देना। ये बार ग्राफ बोलते हैं इसको, और इस तरह से आप पाई चार्ट या बार ग्राफ से आप अपना आंसर्स में एड ऑन एक नंबर 0.5, अगर आपने 0.5 भी हर आंसर में इंक्रीज किया ना, तो आपका नंबर बाकी सबसे यही रैंक डिसाइड करती हैं चीज़ें। आप पर्याप्त तकनीकी बुनियादी ढांचा, टेस्टिंग लैब, डेटा एनालिटिकल सेंटर, ओके, बुनियादी ढांचे की कमी, आगरा में चमड़े की क्लास, दोनों इंग्लिश में हिंदी दोनों ठीक ही है। कृषि जो राज्य के जीएसडीपी में लगभग 20% का योगदान देती है, जैव प्रौद्योगिकी, मृदा स्वास्थ्य मानचित्र और सटीक खेती के मामले में पिछड़ रही है। एक जिला एक उत्पाद में अपार क्षमता है, लेकिन उत्पादन डिजाइन में वैज्ञानिक, ये भी इंग्लिश वालों का पॉइंट ठीक ठाक है, हिंदी में भी ठीक ही है। पर्यावरण और ऊर्जा संबंधी चुनौतियां भी इन्होंने लिख दी। जलवायु विविधता, पूर्वी और बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा और पश्चिमी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति, ये साइंटिफिक चैलेंज नहीं है। पर्यावरण और ऊर्जा संबंधी चुनौतियां तो हैं, लेकिन ये साइंटिफिक चैलेंज आपका नेक्स्ट वाला है कि वैज्ञानिक समाधानों का विकास अभी भी कम है। और ऊपर वाले में भी आपने ये डालना था कि जलवायु विविधता के कारण जो कमियां हैं उनका साइंटिफिक हमारे पास वैज्ञानिक कोई तरीका नहीं है उनको डील करने का। तो ये चैलेंज है, वैज्ञानिक चुनौती तो यही हुई। ऐसे तो पर्यावरणीय और ऊर्जा संबंधी चुनौतियां तो चैलेंजेस तो हैं, लेकिन वो तो नेचुरल है ना, या फिर मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल है। उनका साइंटिफिक हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, ये हमारे पास चैलेंज है। ठीक है, समाधान, अब इन्होंने समाधान पे थोड़ा ही फोकस किया, लेकिन आंसर में समाधान डाला है, विच मेक्स दिस आंसर कंप्लीट फॉर 8 मार्कर। ड्रोन आधारित निगरानी करने के लिए डाला है। आईआईटी कानपुर बीएचयू को उद्योग अनुसंधान क्लस्टर से जोड़ना, इंडस्ट्रियल पार्क के तहत विदेशी कंपनियों के साथ समझौते वैज्ञानिक क्षेत्रों में। और पीपीपी मॉडल की जिक्र ही नहीं किया किसी ने, दोनों में से किसी आंसर ने। उन्होंने तो सोल्यूशन डाला ही नहीं है, इन्होंने पीपीपी मॉडल का जिक्र ही नहीं किया। उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प न केवल राज्य के लिए बल्कि भारत के 5 ट्रिलियन, हाँ इन्होंने देखिए, उन्होंने इंट्रो में लिया है 5 ट्रिलियन इंडिया से रिलेट करके, इन्होंने लास्ट में ले लिया, लेकिन ठीक है दोनों का। अब आपको इसमें डालना चाहिए था, पीपीपी मॉडल डालना चाहिए था, और कुछ करंट के एग्जांपल दे सकते थे ना, कि साइंटिफिक और इन्वेस्टमेंट यूपी का बता सकते थे कि बजट में कितना इन्वेस्टमेंट उसने किया है, क्योंकि GS3 मतलब पेपर 6 का आंसर है ये, और इसमें इकोनॉमी आती है, तो आप थोड़ा सा इसमें डाल सकते थे कि हाँ कितना, अगर आपको डेटा आपके पास था तो ये चीज़ें ले सकते थे। और चैलेंज तो सबके लगभग ठीक ही हैं। शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड साइंटिफिक वर्कफोर्स नहीं है हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है। जो साइंटिफिक अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा भी देंगे तो उनको चलाने के लिए जो स्कैरसिटी ऑफ हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल है इन द फील्ड लाइक AI, मशीन लर्निंग, उसके बारे में बात नहीं हुई है। ब्रेन ड्रेन हो जाता है, यूपी के जो लोग हैं बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, ब्रेन ड्रेन की समस्या है। ठीक है, कि बाहर जा रहे हैं यहाँ के जो इंटेलिजेंट ब्रेन है, क्योंकि अच्छा पैकेज बाहर मिल रहा है तो लोग बाहर जॉब करें। इंडिया की पूरी समस्या भी यही है, और यूपी का भी यही समस्या है। वीक डिजिटल इंफ्रा है, बिल्कुल रूरल एरियाज़ में जो है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं है, लिमिट करती है डिजिटल लिटरेसी को, है ना। लैक ऑफ साइंटिफिक प्लानिंग, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस में जो हमने अभी चीज़ें अभी शुरू की हैं वो काफ़ी कम है, बहुत हाईली स्किल पे काम बाकी है। अब आपको क्लाइमेट चेंज और फ्लड्स और ड्रट्स की जो बात की गई थी ना, जो पर्यावरणीय उन ऊर्जा संबंधी चुनौतियाँ, उसमें आपको जोड़ना था कि लैक साइंटिफिक क्लाइमेट मॉडलिंग, मतलब हम साइंटिफिक, वही वाली बात जो मैंने बताई थी अभी, कि हम साइंटिफिकली इसको डील नहीं कर पा रहे हैं, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं निकाल पा रहे हैं साइंटिफिक तरीके से जो बुंदेलखंड की सूखे की समस्या को सही कर सके, या वेस्टर्न जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने की समस्या को ईस्टर्न में भी ट्रांसफ़र कर सके, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। ओवरऑल ठीक ठाक है। और लिमिटेड अडॉप्टेशन ऑफ एडवांस टूल या टेक, मतलब जो फार्मर्स वगैरह भी हैं वो भी इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और लिमिटेड अडॉप्टेशन है उनको, मतलब वही पुराने ट्रेडिशनल वे हैं उसी में चलने की कोशिश ज़्यादा तक रहती है। ठीक है, MSME वगैरह में भी जो है लोग डिजिटल टूल्स चलाना नहीं जानते हैं, तो अडाप्ट करने की जो क्षमता है वो भी कम है लोगों में। तो यही सब है ओवरऑल। ठीक है, ये वाला। अब देखते हैं दूसरा आंसर क्या था, दूसरा क्वेश्चन क्या था।
दूसरा क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट अचीवमेंट इन बायोटेक इन यूपी एंड हाउ विल इट हेल्प टू अपलिफ्ट द पोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो इन्होंने बात की बायोटेक इज द स्टडी ऑफ मैनिपुलेशन लिविंग थिंग्स, और बायोटेक्नोलॉजी है क्या। वेरी गुड, डेफिनेशन दे दी उन्होंने। हाँ, ये भी आंसर राइटिंग स्टार्ट करने का एक तरीका होता है कि आपने इंट्रो दे दिया कि वो चीज़ है क्या। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी पे आ जाए तो नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है, सबसे पहले आपने यही बता दिया, यहीं से आपका एक पॉइंट कवर हो जाता है। द स्टेट हैज़ एस्टेब्लिश बायोटेक पार्क रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट्स टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन इन द बायोटेक एंड टू कंट्रीब्यूट सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर। ये ठीक है, इंट्रो। बायोटेक पार्क इन लखनऊ एंड ग्रेटर नोएडा, ये भी दिखा दिए इन्होंने, ठीक है। अब इन्होंने बताया यूसेज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डिफिकल्ट एरिया, कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं बायोटेक को, और डिफरेंट कौन से एरियाज हैं ये इन्होंने बताया। रिप्रोडक्शन इन एक्वाकल्चर, डिजीज फ्री प्लांट, फोर्टिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, बायोफ्यूल, एंजाइम्स, और अच्छा बनाया ओवरऑल, डायग्राम भी ठीक ठाक ही बना हुआ है। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, व्हाट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट अचीवमेंट इन बायोटेक इन यूपी। अब हमें ये बताना पड़ेगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट अचीवमेंट क्या क्या है। अब हम उस पर आए। क्लाइमेट रेजिस्टेंट एंड हाई ईल्ड वेराइटीज, IISR लखनऊ डेवलप्ड हाई ईल्ड रेड रॉट एंड, हाँ ठीक है, एग्रीकल्चर में जो लखनऊ IISR ने जो डेवलपमेंट किया इन्होंने वो दिखा दिया। BHU क्रिएट्स रॉट टॉलरेंट व्हीट एंड बार्ले फॉर बुंदेलखंड रीजन, ठीक है। बायो फोर्टिफिकेशन एंड बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड्स की बात हो गई। ब्रीड इंप्रूवमेंट की बात हो गई। ड्रग डिस्कवरी की बात हो गई। आपने CDRI लखनऊ की बात कर दी, हाँ ठीक है। यूपी के ही ज़्यादातर एग्जाम्पल्स, बिल्कुल बहुत बढ़िया दिए हैं सारे। बायोटेक एंड हेल्थ साइंसेज, लॉन्च ऑफ बायोटेक पार्क इन लखनऊ, एक्सपेंशन ऑफ अटल इनोवेशन सेंटर इन आगरा, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडिजिनियस कार टी सेल थेरेपी, ओके, मेडिकल टर्म्स में भी बात होगी। हेल्थ साइंस, हेल्थ से रिलेटेड इशू भी इसमें आ गया। बायो फोर्टिफिकेशन इन यूपी एज अ लीडिंग स्टेट इन बायो फोर्टिफाइड वीट, कल्याण सोना। आप हमें बीमारू का भी जिक्र कर सकते थे कि बीमारू की वजह से हमने इस पे बायोटेक से इसका सोल्यूशन निकाला है। भाई माल न्यूट्रिशन ज़्यादा है ना हमारी स्टेट में, तो उस हिसाब से हमने फोर्टिफाइड चीज़ों को यहाँ पे यूज़ किया है। रोल ऑफ बायोटेक इन अपलिफ्टिंग द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हाँ यहाँ लिख सकती थी वो वाला पॉइंट कि माल न्यूट्रिशन वगैरह बीमारू स्टेट से हम वहाँ से निकालना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश को, इसलिए हम बायोटेक का यूज़ कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसा बनाकर। बायोफ्यूल सेक्टर क्रिएट्स रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट शुगर कैन फार्मर्स, वेस्ट मैनेजमेंट जॉब्स एंड क्लीनर वाटर बेनिफिट्स अर्बन पुअर, वेरी गुड। Cleaner industrial process reduces the health hazards for laboral nutrition, advanced enhancement, affordable health cares, disease management. Okay, science and technology are essential to achieving the sustainable development goals and leaving no one behind. ये लाइन अच्छी है, पिकअप लाइन अच्छी है। 10 उत्तर प्रदेश, ये किसी में भी इस्तेमाल हो सकती है, साइंस एंड टेक वाला आंसर जो भी आए तो ये रट लेनी है आपने। ऐसी ऐसी कुछ पंच लाइन्स रट लेनी है जो फेंक के मारनी है आपने, जब भी पूछा जाए आपसे कुछ भी उससे रिलेटेड लिखने को आए, आपने वो फेंक के डेटा मारना ही है। Thus, UP's biotech achievement embody this vision of ensuring that innovation is not limited to laboratories but reaches the fields and household of poorest. Very good. That aligns with the Article 47 to raise the, very good. Article 47 से यहाँ पे रिलेशन करके एंड करना, इट्स अ वेरी गुड एंडिंग। ये आंसर काफ़ी हद तक कंप्लीट था, सोल्यूशन प्रोवाइड था, 12 मार्क के हिसाब से बहुत अच्छा आंसर था। दूसरा देखते हैं हिंदी मीडियम क्या लिखे हैं, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी जीव विज्ञान, इन्होंने भी वही किया है कि हाँ बता दिया कि ये संगम है, इसमें अनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है, होता क्या है जैव प्रौद्योगिकी, इन्होंने डेफिनेशन इन्होंने भी वैसे ही स्टार्ट किया है। आज दोनों के डेटा काफ़ी हद तक सिमिलर जा रहे हैं आंसर्स में। अब इन्होंने बोला है क्या क्या उपलब्धियाँ की है, तो इंस्टीट्यूशनल विकास इन्होंने बताया, संस्थागत विकास की क्या क्या बनाया गया है। विकास बोर्ड बनाया गया है, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक विकास बोर्ड, लखनऊ में जैव प्रौद्योगिकी पार्क, औषधि बाई, बहुत बढ़िया। कृषि क्षेत्र में उपलब्धियाँ क्या की हैं, अभी तो उन्होंने बताया इंस्टीट्यूशनल विकास। अब ऊतक संवर्धन द्वारा रोगी रोधी पौधों का उत्पादन, जैव, सीधे आ गए, उपलब्धियां बताइए ना, ये उपलब्धियां बता रहे हैं ना। अच्छा, कानपुर में ऊतक संवर्धन लैब स्थापित करें, ठीक है। जैव उर्वरक एंड जैव कीटनाशक, बायो वही फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की बात हो गई। और सूखा एवं लवणीयता रोधी फसलों का शोध, ठीक है, पूर्वांचल में बुंदेलखंड के लिए अत्यंत उपयोगी। पर्यावरण एवं ऊर्जा क्षेत्र में क्या किया, कुंभी चीनी मिल में देश का पहला बायो प्लास्टिक पार्क, वेरी गुड। प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, सतत विकास को बढ़ावा देना, वेरी गुड, ये पॉइंट अच्छा है। वेस्ट टू वेल्थ के तहत उत्तर प्रदेश के बायोमास आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र, ठीक है, ये भी ठीक है। बदायूं सहित 8 जिलों में स्थापित। अब इन उपलब्धियों के माध्यम से गरीबी वर्ग का उत्थान कैसे किया जा रहा है, ये थोड़ा और लिखना चाहिए था, थोड़ा कम मतलब है, मुझे ऐसा लग रहा है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि, आय में वृद्धि, रोग मुक्त ऊतक संवर्धन पौधे मिलने से किसानों की उपज
20 से 40% बढ़ेगी। ग्रामीण रोजगार सृजन, बायोप्लास्टिक संयंत्र, कुंभी से स्थानीय लोगों को रोजगार, सस्ता और बेहतर स्वास्थ्य, डीएनए आधारित निदान, दवाओं का मूल्य कम, ग्रामीण ऊर्जा सुरक्षा, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए मशरूम कल्टीवेशन, जैविक खाद्य उत्पादन जैसे नए अवसर। हाँ, एसएचजी की बात जो उन्होंने की है ये ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा पॉइंट है। उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी राज्य को कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण और विकास के लिए नए अवसर प्रदान करती है, और यदि इस विकास को भारत का के बायो ई3 तथा राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के साथ जोड़ा जाए तो राज्य आधारित नवाचारों का प्रमुख केंद्र बन सकता है। हाँ ठीक है, इंट्रो भी ठीक है और कंक्लूजन भी इन्होंने ठीक किया है। अब जो इसमें किसी में भी ना किसी ने बात नहीं की रेज फार्म इनकम, मतलब अपलिफ्ट कैसे करेगी गरीबों को। भाई फार्मर की इनकम बढ़ा रही है, इस पे बात करनी चाहिए। कॉस्ट रिडक्शन करेगी, भाई बायोटेक आप अगर यूज़ करोगे टेक्नोलॉजी तो कॉस्ट रिडक्शन होगी और उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इम्प्रूव सीड क्वालिटीज़ अच्छी मिलेंगी, क्रॉप वैरायटीज़ अच्छी मिलेगी, स्ट्रेस टॉलरेंट, इसकी बात तो हो गई है, मतलब आउटपुट जो है पर हेक्टेयर वो बढ़ जाएगा। बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड रिड्यूस क्या करते हैं, कैश आउटले ऑन केमिकल इनपुट्स एंड इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। आप जब बायो फर्टिलाइजर का यूज़ करते हो तो उससे क्या होता है कि एक सेकेंड जस्ट वेट। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हाँ फार्मर्स की इनकम रेज करने की बात हो सकती थी। बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड से क्या होगा कि इम्प्रूव होगी सॉइल हेल्थ, और उससे क्या होगा आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। ओवरऑल कुल मिला के बात यही करनी थी कि फार्मर्स की इनकम बढ़ सकती है इस यूज़ से, और गरीबी में उनके लिए हेल्पफुल होगा। क्रिएट वैल्यू एडिशन एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। स्मॉल स्केल बायो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की बात कर सकते थे, जो छोटे स्तर पर बायो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगती हैं, जैसे कि फर्मेंटेशन की इंडस्ट्री, कोल्ड चेन फॉर पेरिशेबल, जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह बनाई जाती है ना, जो ख़राब हो जाते हैं फल फ्रूट्स, उनके लिए। फ्लोरिकल्चर में इनका यूज़, ठीक है। तो ये जो है ये जॉब क्रिएशन का काम अच्छा कर सकती है। गरीबी कैसे दूर हो रही है, गरीबी के लोगों मतलब कैसे उत्थान हो रहा है लोगों का, तो ऐसे हो रहा है कि जॉब क्रिएशन हो रही है, नए लोग, नए स्किल्ड लोग आ रहे हैं। अफोर्डेबल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस, लो कॉस्ट जेनेटिक्स दवाई। अब सबसे बड़ी बात आप यहाँ पे कर सकते थे कि जो जन औषधि केंद्र में क्या होता है, लो कॉस्ट दवाइयाँ दी जा रही हैं, सेम सॉल्ट वगैरह, आप लोगों को पता होगा शायद, अगर नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि जैसे बहुत महंगी दवाइयाँ जब आप लेने जाते हो, बहुत ज़्यादा महंगी दवाइयाँ होती हैं, पर वही सेम सॉल्ट में वही जेनेरिक सॉल्ट वगैरह यूज़ करके कम सस्ते दामों में वही दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जो एक इनोवेशन है अपने आप में, जिससे क्या होता है जन औषधि केंद्र पे वो दवाई सस्ती मिलती हैं। अमृत फार्मेसी शायद इस्टेब्लिश हो रही है, इसी से रिलेटेड इशू है, वो देखिएगा आप। उससे क्या होता है कि लोग, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते दवाइयाँ, हेल्थ केयर इतनी महंगी महंगी खर्चे, वो भी इस पे जाकर यहाँ पे अपने आप को उन सुविधाओं से मतलब अफोर्ड कर सकते हैं वो सुविधाएं। एंटरप्राइज स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, इसके क्लीन एनर्जी बढ़ रही है, एनवायरनमेंट सर्विस। भाई सांस लेने में आपको अगर क्लीन एनर्जी, आप बायोटेक का यूज़ कर रहे हो तो क्लीन एनर्जी अगर है तो एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा पहुंच रहा है। अब मेजर्स टू बी टेकन की बात नहीं किसी ने की है, मेजर्स टू बी टेकन या फिर एक्शन क्या लेने चाहिए, मतलब क्या इतना काफ़ी है बायोटेक में। आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश में बायोटेक जो है वो काफ़ी उपलब्धियां तो हैं, गरीब वर्गों का उत्थान पे भी हमने बात कर दी, लेकिन अगर थोड़ा सा पॉइंट इसमें एक एड ऑन और कर देते कि अभी बहुत वे फॉरवर्ड दिखा देते कि नहीं, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें करना आवश्यक है। जैसे उसमें डाला जा सकता था कि स्केल करना है बायो इनपुट्स वाया माइक्रो एंटरप्राइजेस, मतलब हमें माइक्रो एंटरप्राइजेस को और बढ़ाना होगा। फार्मर सेंट्रिक ऐसे सोल्यूशन लाने होंगे जो फार्मर्स को केंद्र में रखकर बनाए गए हों। स्किल प्रोग्राम करने होंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होगी, थोड़ा सा लिख सकते थे उसके बारे में। ग्रांट्स देनी होंगी, भाई ग्रांट्स ही नहीं आएगी गवर्नमेंट की तरफ से, फंड ही नहीं आएगा तो कैसे होगा। और ग्रांट्स देने से पुअर सोल्यूशन बनाने पड़ेंगे, गरीबों को ध्यान में रखे, फार्मर्स को ध्यान में रखे, मार्जिनलाइज सेक्शन को ध्यान में रखे, कुछ सोल्यूशन बनाने पड़ेंगे, स्किल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ऐसे। ठीक है, और उसमें यही सब चीज़ें आप लिखकर पूरा अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते थे। अगर चैलेंजेस पे आ जाए कभी लिखने को कि चैलेंजेस क्या है इसमें, तो चैलेंजेस पे आप लिख सकते हो टेक अडाप्टेशन में गैप है, अफोर्डेबिलिटी वर्सेस स्केल, मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, भाई महंगी आती है बायोटेक की जो भी चीज़ें हैं। स्किल शॉर्टेज है, ट्रेंड लेबर नहीं है आपके पास, रेगुलेटरी और एथिकल कंसर्न आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अगर चैलेंजेस कभी लिखने को आ जाए, वैसे ये आंसर अपने आप में मांग रहा था चैलेंजेस। ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या आप खत्म कर सकते थे इसको, तो ओवरऑल और बैलेंस अप्रोच और अच्छा आंसर था। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि इंट्रो कैसे स्टार्ट करते हैं। अब 4-5 तरीके हैं इंट्रो स्टार्ट करने के, चाहे डेटा डालो, चाहे करंट डालो, चाहे फिलॉसफी डालो, चाहे आर्टिकल डालो, किसी भी तरीके से
अपने इंट्रो कुछ टॉपिक्स पर तैयार रखो जो पीवाईक्यू के टॉपिक्स हैं, क्योंकि बार बार देखना आपको यही थीम्स आएंगी, यही क्वेश्चन आएंगे, तो आपके पास डेट इंट्रो और कंक्लूजन होगा तो आपको भागना नहीं पड़ेगा, बॉडी आप चेंज कर सकते हो उस हिसाब से। अपने शब्दों को चेंज करके आप पूरे आंसर की दिशा बदल सकते हो, जो क्वेश्चन की डिमांड है, की डिमांड पूछी जा रही है उस हिसाब से। तो यही करना होता है, मैनिपुलेशन ऑफ द डेटा एंड वर्ड्स। आप क्योंकि इतना ज़्यादा आप याद नहीं कर सकते मेंस में। मेंस इज़ नॉट लाइक प्री कि 4 ऑप्शन देख के लिखना है। मेंस इज़ प्रोड्यूसिंग द फैक्ट्स एंड रिलेवेंट डेटा, और वो वहाँ पर आपको याद नहीं आता, वो चीज़ें स्ट्राइक नहीं करती अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं कर रखी होती है। तो कुछ चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है और बार बार वही चीज़ें लिखनी है, ताकि सेम ढंग से आपका अपना एक स्किल डेवलप हो सके कि आपने अपना आंसर ऐसे ही स्टार्ट करना है, ऐसे ही एंड करना है। और उसमें बाकी लोगों से अच्छा क्या करना है वो ऐसे हो सकता है कि कभी उसमें फिगर डाल दी, कभी उसमें बार ग्राफ डाल दी, कभी उसमें मैप डाल दिया, कभी इसमें कोई डेटा ऐसा डाल दिया, फैक्ट्स ऐसे डाल दिए जो बाकी लोगों ने कुछ और डाल रखे होंगे। ये चीज़ें बाकी मोर और लेस आंसर सबके सेम होते हैं। तो हो गया ये आज का कंप्लीट डिस्कशन। अब कल के 2 क्वेश्चन फिर दिए जाएंगे, फिर आप लोग आंसर लिखिए और ज़्यादा लोग लिखिए, ताकि और पता चल सके कि क्या क्या कमी आपकी है। ठीक है, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं मुझे कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।